हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए क्या है पेगासस स्पाईवेयर वाला मामला और भारत में क्यों है इसको लेकर बवाल। अगले साल तक इंडियन एयरफोर्स के सभी मिग 29 फाइटर्स हो जाएंगे अपग्रेड। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से एलसी एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जारी की गई आरएफपी का एचएएल देगी जवाब। चीन के पैसों का पाकिस्तान ने किया घोटाला, अब चीनी नागरिकों को खुद करनी पड़ रही है अपनी सुरक्षा। और डीआरडीओ विकसित कर रही है एडवांस कोस्टल एंड हार्बर सर्विलियंस सिस्टम। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो केवल एक टॉपिक नहीं है बल्कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं अगर वो वाकई में सच हैं तो फिर वो एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। अब जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, यानी कि वे इस नाम से कोसों दूर हैं, तो उन्हें आसान शब्दों में समझा दें कि पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की साइबर आर्म फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया एक ऐसा खास तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्य रूप से सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स जैसे कि अपराधी हो गए, आतंकी हो गए, इन सभी पर जासूसी करने के उद्देश्य के साथ बनाया गया था। और जो ये पेगासस स्पाईवेयर है ये आज का नहीं है बल्कि इसके बारे में सबसे पहले 2016 में सुनने को मिला था और व्हाट्सएप की तरफ से पहले भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था। और इस स्पाईवेयर की सबसे खास बात यह है कि ये iOS और एंड्रॉइड किसी भी तरह के मोबाइल वर्जन में चुपचाप तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी कि आपके फोन में इंस्टॉल भी हो जाएगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि ये आपके फोन में इंस्टॉल हो चुका है। और अगर एक बार ये स्पाईवेयर किसी के फोन में इंस्टॉल हो गया तो फिर उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के जो हैंडलर्स होंगे वो उस मोबाइल फोन को बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से उस मोबाइल फोन का ओनर इस्तेमाल करता होगा, यानी कि उनके पास उसका हर एक एक्सेस हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि 2021 प्रोजेक्ट पेगासस की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो भी मौजूदा पेगासस सॉफ्टवेयर है वो iOS के सभी रिसेंट वर्जन्स को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और अभी के समय चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत समेत कई देशों के बड़े लीडर्स, वहाँ के जर्नलिस्ट, कई बड़ी हस्तियों को इसके जरिए निशाना बनाया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की मदद से कई बड़ी हस्तियों के फोन को भी टैप किया गया था। और इन कंट्रीज में भारत, फ्रांस, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ऐसे ही कई अन्य देश भी शामिल हैं। हालांकि जो एनएसओ ग्रुप है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने इन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया था और उनका ये कहना है कि वे सिर्फ सरकारी एजेंसी को ही अपना सॉफ्टवेयर देते हैं और जो उनके सॉफ्टवेयर को लेकर दावे किए गए हैं उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। और अब इन सभी दावों के बीच इजराइल की जो छवि खराब हो रही है उसको देखते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स को अपॉइंट किया है और इस टीम का मेन फोकस होगा इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच करना और साथ ही देश की साइबर एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी परखना। और जानकारी के मुताबिक इस टास्क फोर्स में इजराइल के रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से जुड़े लोग भी शामिल रहेंगे। और जबकि इस पेगासस जासूसी वाले मामले की जांच के लिए फ्रांस की तरफ से भी आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि ऐसे भी आरोप है कि स्पाईवेयर के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा करीब 1000 से अधिक लोगों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि इजरायली कंपनी एनएसओ के प्रवक्ता का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है। और उनका ये भी कहना है कि हम इस पर इजरायली सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का स्वागत करते हैं। और बाकी जिन रिपोर्ट्स में सॉफ्टवेयर को लेकर आरोप लगाए गए हैं उनमें यह भी दावा किया गया है कि करीब 10 सरकारें ऐसी हैं जो इस स्पाईवेयर की मदद से जासूसी करने का काम कर रही हैं। और इस मामले को लेकर भारत में भी काफी ज्यादा बवाल हो रहा है क्योंकि ओपोजिशन की तरफ से केंद्र सरकार पर यह इल्जाम लगाए गए हैं कि वे भी इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने वाले मामले में शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और इन्हें आधारहीन बताया है। अब बाकी जो पूरा विवाद चल रहा है इसकी सच्चाई क्या है ये तो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। लेकिन शुरू में जो हमने कहा था कि पेगासस स्पाईवेयर काफी खतरनाक है तो वो हमने इसलिए कहा था क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो फिर इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में तो हम में से हर कोई पूरी तरीके से अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मार्च 2021 एयर शो के दौरान रशियन न्यूज एजेंसी TASS के साथ बात करते हुए रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि रशिया को अभी भी KA-31 रडार सर्विलियंस हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के फैसले का इंतजार है। रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि KA-31 हेलीकॉप्टर्स के सप्लाई को लेकर जो प्रस्ताव था वो पिछले साल यानी कि 2020 में ही उनके इंडियन पार्टनर्स को भेज दिया गया था और अभी वर्तमान समय में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को स्टार्ट करने के लिए उन्हें भारत के फैसले का इंतजार है। और जबकि इसी एयर शो के दौरान रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इंडियन एयरफोर्स के जितने भी मिग 29 फाइटर्स हैं उन्हें मिग 29 UPG लेवल में अपग्रेड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन फाइटर्स के अपग्रेड का जो कार्य है वो अगले साल
यानी कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के करीब 60 MiG-29 फाइटर्स को MiG-29 UPG लेवल में अपग्रेड किया जाना है। बाकी इसके अलावा इस साल सितंबर महीने के अंत तक HAL रॉयल मलेशियन एयरफोर्स द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जारी किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP का जवाब देगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड में भारत के LCA तेजस के अलावा कोरिया का FA-50, इटली का M346 FA फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट, रशिया का YAK-130 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट और चीन द्वारा बनाया गया और पाकिस्तान द्वारा पेंट किया गया दुनिया का सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर यानी कि JF-17 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन रशिया की एरोस्पेस फोर्स के लिए भी पेश किया गया है और फिलहाल अभी रशियन एरोस्पेस फोर्स की तरफ से इस प्रस्ताव पर फैसला लिया जाना बाकी है। और बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वर्जन रशियन एरोस्पेस फोर्स के लिए पेश किया गया है वो फुली टेस्टेड है और इसे ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सर्विस के लिए स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि वो बात अलग है कि रशिया द्वारा इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदे जाने की जो संभावना है वो बेहद ही कम है क्योंकि रशिया के पास इस मिसाइल का अपना खुद का ऑल्टरनेटिव है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ अब DRDO कोस्टल और हार्बर सर्विलियंस के लिए कुछ नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को डेवलप कर रही है और इन सिस्टम्स पर देहरादून में स्थित DRDO की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। और जो ये नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होंगे इनमें टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए थर्मल इमेजेस और ऑप्टिकल कैमरास का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी इनपुट्स प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी वाले सिस्टम होंगे जिन्हें भारत की कोस्टलाइन के साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इंस्टॉल किया जाएगा और इन सिस्टम्स को इंडियन कोस्ट गार्ड रिमोटली कंट्रोल और ऑपरेट कर सकेगी। अगर बात करें इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की डिटेक्शन रेंज की तो वो 25 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है और जबकि मिनिमम 8 किलोमीटर की दूरी पर भी ये टारगेट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगी। और इतना ही नहीं बल्कि 5 मीटर लंबी बोर्ड जितने छोटे टारगेट को भी ये बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगी और इसमें मल्टीपल टारगेट्स को ऑटो ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होगी। अभी कुछ दिनों पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में ब्लास्ट हुआ था जिसमें चीन के वो इंजीनियर्स भी मारे गए थे जो पाकिस्तान में सीपेक परियोजना के तहत काम कर रहे थे। तो इस हमले के बाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान में सीपेक परियोजना पर जो चीन के इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अपनी रक्षा अब खुद करनी पड़ रही है। और अब यहाँ पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स और कर्मचारियों के एक हाथ में आपको टूल किट और दूसरे हाथ में AK-47 जैसे हथियार देखने को मिलेंगे। और जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम रही हैं तो अब आखिर में इन्हें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन चीनी इंजीनियर्स के पास AK-47 जैसा हथियार आया कहाँ से, तो ABP न्यूज़ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी नागरिकों ने अपनी रक्षा के लिए ये हथियार पाकिस्तान की ही गैर कानूनी मार्केट से खरीदे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे शांति प्रिय देश में आपको कुछ और मिले ना मिले। क्या बोला? पाकिस्तान जैसे शांति प्रिय देश में क्या बोला? पाकिस्तान जैसे शांति प्रिय देश में आपको कुछ और मिले ना मिले लेकिन AK-47 राइफल्स की कॉपीज जरूर मिल जाएंगी। और जबकि भारत के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की जो ये सीपेक परियोजना है इसको सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में 2 बड़ी सैन्य डिवीजन को तैनात किया था जिन्हें स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन यानी कि SSD के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों ही डिवीजन में करीब 15 हजार के आसपास सैनिक मौजूद हैं। और जबकि इस डिवीजन के बजट के लिए पाकिस्तान चीन पर निर्भर रहता है, यानी कि इस डिवीजन को मेंटेन रखने के लिए जो भी खर्चा आता है उसका पूरा खर्चा चीन पाकिस्तान को देता है। और ऐसे भी कहा गया है कि पाकिस्तान को जो पैसा चीन से इस SSD को मेंटेन करने के लिए मिला था तो उसे पाकिस्तान ने अन्य गोला बारूद खरीदने के लिए लगा दिया और इसलिए अब शायद चीन पाकिस्तान को SSD के लिए और पैसा देने में हिचकिचा रहा है। और आखिर में मजबूरी में चीन के जो वहाँ पे नागरिक मौजूद हैं उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ रही है। और वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस तरीके से पैसों का घोटाला करने में अमेरिका को नहीं छोड़ा तो फिर वो चीन को तो कहीं छोड़ेगा। इंडियन नेवी और UK की रॉयल नेवी के बीच बे ऑफ बंगाल में बायलैटरल पासेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और इस एक्सरसाइज में रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG-21 के साथ उनके लेटेस्ट HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर ने भी पार्टिसिपेट किया है। और जबकि ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच कंडक्ट की गई पहली एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सतपुरा, INS रणवीर, INS ज्योति, INS कवरती, INS कुलिश और सबमरीन ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस एक्सरसाइज ने पहली बार F-35B लाइटनिंग एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन भी विटनेस किया है। और इस एक्सरसाइज में टोटल 10 शिप्स, 2 सबमरीन्स, 20 एयरक्राफ्ट और करीब 4000 के आसपास पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
बाकी इसके अलावा मंगलवार को यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह की तरफ से राज्यसभा को एक लिखित रिप्लाई में इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत के 5 रीजनल सेंटर्स जो कि देश भर में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी लोड मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से 4 सेंटर्स को हाल ही के महीनों में साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के साइबर अटैक से बचाने के लिए सभी जरूरी प्रोटेक्टिव मेजर्स भी उठाए गए हैं। और इस साल की शुरुआत में चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड रेडाको नाम का हैकर ग्रुप, जिसने भारत के पावर ग्रिड को टारगेट करने की कोशिश करी थी, तो उस दौरान केवल पावर ग्रिड ही नहीं बल्कि भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। और रिसेंट पास्ट में कई सारे एजेंसीज द्वारा कुछ अनसक्सेसफुल साइबर अटैम्प्ट्स की रिपोर्ट भी की गई है। और इस तरह के हमलों से बचाने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने ग्रिड ऑपरेशन, थर्मल, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 6 कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को स्थापित किया है। और जबकि भारत के पास एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। और इतना ही नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से साइबर अटैक्स को काउंटर करने के लिए एक बड़े लेवल पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी स्टार्ट की गई है। बाकी एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि लश्कर के कुछ आतंकी जम्मू में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से दिए गए इनपुट के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी 14 और 15 जुलाई की रात को जम्मू के पूरा सेक्टर से दाखिल हुए थे। और एजेंसीज का अनुमान है कि इनका निशाना सतवारी के कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा तो सतवारी में ही अभी ड्रोन को भी स्पॉट किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख के ये भी बताएं कि आज आपको कौन सी न्यूज़ सबसे बेस्ट लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जो इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे ही देख रहा है तो उन सभी गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहते हैं।